बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। नाज़रीन, अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो यकीन करें करप्शन की एक ऐसी कहानी सामने आती है कि हम किसी आम शहरी से बात करें तो वो पूरी दास्तान सुनाएगा। यानी कि डॉक्टर से लेकर नर्स तक और नर्स से लेकर आया तक और आया से लेकर चौकीदार तक, यानी कि इन सब की एक अस्पताल में अलग से एक कहानी होती है, इन सब की अलग से एक टीम होती है। बाकायदा ये लोग कार्रवाइयाँ डालते हैं। किस किस्म की कार्रवाइयाँ डालते हैं? पहले तो ये आपसे बदतमीज़ी के साथ बात करेंगे। जब आप अपने आप को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाएंगे तो आप जाएंगे वहाँ पर तो आपसे ये बदतमीज़ी बद इखलाकी के साथ पेश आएंगे और बदतमीज़ी करेंगे। जब आप इनको हरे नोट दिखाएंगे या लाल नोट दिखाएंगे तो फिर ये आपके साथ तमीज़ के साथ बात करेंगे, पेश आएंगे और बड़े अखलाक के साथ आपको पानी भी पिलाएंगे। ये कहानी बड़ी पुरानी है करप्शन की। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें तो यकीन करें इनकी जो इमारतें हैं ऐसे लगता है कि जैसे ये भूत बंगले हैं। खैर, ये इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है लेडी विलिंग अस्पताल का, जो कि सरकारी अस्पताल है। 2 नवंबर को इस अस्पताल में एक ऑपरेशन होता है खातून का और अल्लाह ताला उसको औलाद नरीना से नवाजता है, लेकिन मुबैना तौर पर उसका बच्चा चेंज कर दिया जाता है। यानी कि उनके घर वालों का कहना है कि हमारे यहाँ तो अल्लाह ताला ने हमें बेटा दिया था, लेकिन अस्पताल वालों ने मुबैना तौर पर हमें बेटी थमा दी है। यानी कि वो बेटी जब घर लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर है उनको पता चलता है ये सारे मामलात का। फिर वो शख्स, वो मुतासरा ख़ानदान पंजाब का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो उन लोगों ने खटखटाया ना हो, वहाँ गए ना हो, और वहाँ जाकर हर एक दरवाज़े पर एप्लीकेशन उन लोगों ने थमाई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार वो हमारे तक पहुँचे हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उस बच्चे के वालिद, जो कि बच्चा चेंज हुआ, जिनके बकौल कि बच्चा हमारा चेंज किया गया, हमारा बेटा था लेकिन हमें बेटी थमा दी गई है। मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, पूरी बात बताइएगा। सरकारी अस्पतालों की अगर हम बात करें तो वो तो उसकी हालत ज़ार पर हमें रोना ही आएगा, लेकिन आपके साथ क्या हुआ 2 नवंबर वाले दिन, तफसील से बताएं जो कुछ हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ ये कि 2 नवंबर की शाम को हम अपनी बीवी की डिलीवरी के सिलसिले में लेडी विलिंग हॉस्पिटल गए। तो पहले तो 2-2.5 घंटे हमारे साथ ये जुल्म किया गया कि आपका बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन ऐन वक्त पर ऑपरेशन बनता था। ऑपरेशन को छोड़ के उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेते हुए, बच्चे की जान से खेलते हुए, बच्चे की माँ की जान से खेलते हुए उसको नॉर्मल में तब्दील किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा, ये बातें मुझे बाद में ज़ाहिर पता चलनी थी, अंदर तो मैं जा नहीं सकता था। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गई। उसी बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने आपस में बातें की कि बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मेरी बीवी को नहीं बताया। अच्छा। हमें 1 घंटे तक अंदर बाहर के चक्कर लगवाते रहे हैं। उसी चक्करों के दरमियान जिधर डिलीवरी का कमरा है, उस कमरे में से एक औरत बच्चा लेके हमारे पास से गुजरती है और उसको लेके चले जाती है। दोबारा वो बच्चा में नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर जब आप वहाँ बैठे होते हैं, जब वो उस वार्ड से बच्चे को उठाकर एक खातून बाहर निकलती है तो आपने वो सब देखा? जी, मेरे सामने वो बच्चा लेके वार्ड से बाहर निकली है। अच्छा, लेकिन उस वक्त मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ये हमारा बच्चा जो गायब किया गया है। अच्छा, फिर 1 घंटे के बाद आया, हमें अंदर बाहर बुला के खिलाती रही है। हम आपको बताते हैं ये है वो है। हम इतने परेशान थे, पता नहीं बच्चे को कुछ हो गया, इसकी माँ को कुछ हो गया। 1 घंटे के बाद हमें बताया गया कि आपके घर बच्ची पैदा हुई है। नहीं, वो जो खातून आप कह रहे हैं कि जो बच्चा लेकर बाहर निकली थी, जी, वो वापस बच्चा लेकर अंदर आई थी कि वो वापस आई ही नहीं? वापस आई नहीं। इसके बाद मैंने उसको 2 घंटे में। 1 सेकंड, वो खातून क्या पहले बच्चा लेकर अंदर गई थी? नहीं, वो खाली हाथ गई थी। वो खाली हाथ गई थी, लेकिन अंदर से वो बच्चा लेकर बाहर आती है। जी, बच्चा। फिर क्या हुआ? फिर हमें बच्ची का पता चला। उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद बड़ी मुश्किल से हम बाहर गए हैं, और बाहर जाते जाते इतनी हालत ख़राब थी बीवी की, मुझे पता मैं उसको कैसे लेके गया हूँ। हम घर चले गए, इसी परेशानी में मैं मेडिसिन भी नहीं ला सका अपनी बेगम की, कि परेशानी थी इसकी। अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक हो जाएगी, बच्चे की हालत ठीक हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन में तब्दील करना था, उन्होंने वो रिस्क लिया। तो इसी सना में वो दिन गुजर गया, हमने दवाई नहीं ली। नेक्स्ट डे जब हमने दवाई के लिए मैंने पर्ची निकाली, उस पर मैंने देखा कि ये तो हमें बेबी दे के भेजा है, तो ये तो हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया है। अच्छा। फिर जब बीवी की हालत कुछ बेहतर हुई, मैंने उससे सारी बात पूछी। फिर उसने मुझे बताया कि जब डिलीवरी का टाइम था उस वक़्त इनकी बातों से मुझे पता चला कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन
मैं बोल नहीं सकती थी, मेरी हालत ऐसी नहीं थी मैं शोर कर सकूं। लेकिन जब 1 घंटे के बाद बताया गया आपके यहाँ बच्ची है, तो मैं फिर चुप करके मैं कहा शायद अल्लाह की मर्ज़ी हमारे यहाँ बच्ची हुई है। फिर हम इसी असना में हॉस्पिटल गए हैं, DMS से बात की है, उन्होंने हमारी पर्ची बदल के बड़ा जुल्म किया कि हमारी पर्ची को उम्र फीमेल कर दिया है और हमें ये कह के भेज दिया है कि आपका मसला हल हो गया, ये छोटी सी गलती, इसका कोई इशू नहीं, अगर आपको कोई इशू है तो सुबह MS के पास आ जाए। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग MS साहब के पास गए हैं, उन्होंने टाल मटोल से काम लेते हुए हमारी बात को ऐसे समझा ये कोई बात है ही नहीं। उन्होंने क्या आप एप्लीकेशन दें, हम इस मामले को देखेंगे, इंक्वायरी होगी। मैंने कहा सर इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ये तो ऑन दी स्पॉट आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कह के हमें टाल दिया। फिर उन्होंने AMS साहब के पास भेजा, उन्होंने पूरे अमले ने, हम 2 भाई थे, हमें मिल्क शेक पिला के मीठी बातें करके अपनी बातों में फंसलाया और हमें कोशिश की गई कि ये मामले को दबा दिया जाए। ये किसने, MS थे? AMS साहब। अच्छा, फिर लेडीज़ थी वो AMS साहबा। ठीक है। उन्होंने इस मामले को हमें बड़े एहसन तरीके से, बड़े मीठे तरीके से हमें जूस वगैरह पिला के उन्होंने कह दिया कि ये मसला हल हो गया है, ये छोटी सी गलती थी, इसमें कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम घर चले गए, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं हुआ, मेरे दिल में वो जो चीज़ बैठ गई थी ना वो ख़त्म नहीं। हम दोबारा फिर उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा जी आप DNA करा लें। हमारी तरफ से तो जो मैंने तसल्ली देनी थी दे दी, ना उसमें मुझे कैमरे चेक कराए गए हैं, ना किसी अमले से पूछा गया, ना उसकी तस्दीक की गई है। फिर मैं इस सिलसिले में जो सरकारी इदारे हैं, सबसे पहले मैं CPO साहब के पास पेश हुआ हूँ। आप ये बताएं कि आपने जब बेटी अपना खातून को, अपनी बीवी को जब एडमिट करवाया, तो एडमिट होने से लेकर एंड तक आप कितने पैसे खिला चुके थे इस अस्पताल वालों को, सारी बात बताएं। जी, जब हम इंटर हुए हैं तो सबसे पहले जिधर हमारी फ़ाइल बनी है जिसमें वो दाखिल करते हैं मरीज़ को, 3 लोग हमारे पास आ गए कि हमें पैसे दें। मैंने कहा अभी बच्ची का पता ही नहीं है, जब वो होगा तो हम आपको मुबारक देंगे। उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। उसके बाद फिर अंदर जाके जो आया लोग हैं, उन्होंने, 3 लोग कौन थे? ये तीनों जो आया थी, तीनों आया थी जी। अच्छा, नर्सिस कह लें, मुझे ज़्यादा नहीं याद। ठीक है। जिन्होंने मुझे फ़ाइल थमाई है वो थी, वो नर्सिस भी हो सकती है, आए भी हो सकते, 3 लोग मेरे पास आई हैं। ठीक है। उन्होंने कहा हमें इसके ना मिठाई दें। हमने कहा अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ। बच्चा हुआ ही नहीं, मिठाई के पैसे वो पहले से मांग रहे हैं? पहले ही मांग रहे हैं। अच्छा। फिर हम अंदर चले गए। अंदर फिर आया लोगों ने मेरी भाभी के साथ बड़ी बदतमीजी की है। अच्छा। मेरी बीवी के साथ बड़ा। ये किसने बदतमीजी की थी? ये जो आया लोग थे उधर। ठीक है। मिठाई नहीं दी ना आपने? मिठाई नहीं दी, पैसे मांगे। मैंने कहा अभी बच्ची का पता चलेगा फिर हम आपको मिलेंगे, अभी हमें बार बार डिस्टर्ब ना करें। मेरी बीवी की तबीयत पहले ख़राब है, डिलीवरी होने से पहले उसकी आंख का मसला था। मैं बड़े शको शुबात थे कि अल्लाह ना करे कोई मसला ना बन जाए। तो इसी परेशानी में ये लोगों ने मुझे जलील किया हुआ था कि हमें पैसे दें। अच्छा। मैंने इनकार किया है, तो उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ कि मेरी औलाद को चेंज कर दिया गया। हाँ, यानी कि आपको जब सरकारी अस्पताल में मरीज़ जाता है तो सबसे पहले यानी कि मिठाई का मुतालबा किया जाता है कि भाई मिठाई दो, यानी कि वो दूर से ही नक्शा खींच लेते हैं मरीज़ का कि ये मरीज़ कैसा है, इसे हम मिठाई के पैसे लें, बिरयानी के पैसे लें या जर्दे के पैसे लें। यानी कि जब आप पैसे नहीं देंगे, मिठाई नहीं खिलाएंगे, तो फिर आपके साथ अस्पताल में कुछ भी हो सकता है, आप जान से भी जा सकते हैं, क्योंकि लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है तब। फिर जैसा कि इनके साथ हुआ और आखिर में आकर इनका बच्चा चेंज कर दिया गया, यानी कि मिठाई नहीं खिलाएगी, मिठाई के पैसे नहीं दिए। कितनी शर्म की बात है कि एक मरीज़ अपने पेशेंट को, अपनी बीवी को, जो मरीज़ है, जो बीमार है, उसको अस्पताल लेकर आ रहे हैं और आप यानी कि अमला वहाँ पर जो आया है, जो नर्सिस है, वो मिठाई का मुतालबा करते हैं। भाई अभी तो बच्चे की पैदाइश भी नहीं हुई, आप पहले से ही मिठाई के पैसों का मुतालबा कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अच्छा, फिर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर आगे क्या हुआ? अंदर की क्या कहानी है, वार्ड की क्या कहानी है? वार्ड की एक अलग सी कहानी होती है, वो ज़रा बताएं। जी, मेरी बेगम ने अगले दिन मुझे ये बताया है, मेरी भाभी ने मुझे ये बताया है कि उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है। उन्होंने कहा कि कपड़े भी चेंज खुद करे। अच्छा। मेरी बेगम। अच्छा। उसको चाय के लिए जब सामान मैंने अंदर भेजा है तो मेरी भाभी को बदतमीज़ी के साथ जलील करके बाहर भेज दिया गया है। उसने कहा ये खुद ही पिए। उसने कहा ये कैसे पी सकती है, अभी तो उसकी हालत ही बड़ी ख़राब है, ये कैसे उठेगी, कैसे गिलास पकड़ेगी, कैसे ये चाय पिएगी। तो वो सारा मामला उसके साथ अंदर हुआ है। वो सिर्फ ये बात है कि हमने रिश्वत नहीं दी, उनकी जेबें गर्म नहीं की।
फिर जब हमारा बच्चा हमें थमा दिया गया, धोखे के साथ बच्चा चेंज कर दिया गया है, फिर जाते हुए हमें 10 जगह पे रोका गया है। जो स्लीपर उसने लहदा पैसे मांगे हैं, ये जो आया इन्होंने लहदा मांगे हैं। अच्छा। थोड़े पैसे मैंने दिए हैं, इन्होंने फिर साथ बदतमीजी दोबारा फिर की है। अच्छा। बददुआएं तक दी हैं। अच्छा। और जाते जाते जिस जिस कार्नर पे हम गए, हर कार्नर पे हर बंदा मुंह खोल के बैठा है, सबकी जेब भरी है। यानी कि आप अगर पैसे नहीं देंगे सरकारी अमले को, अस्पताल के, चाहे वो नर्स है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपको बदवाएं भी देंगे। वो आपको ये भी कहेंगे कि अल्लाह करे कि आप इससे भी, आपकी हालत इससे भी बदतर हो। ऐसा ही है ना सर? जी, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? जी जी, ऐसा ही हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जब आपको बच्चा थमा दिया, जब आप बच्चा लेके बाहर आ रहे थे, तो तब तो फिर बड़ी रुकावटें होंगी, जैसे कि वो आगे आते हैं, भाई हमें मिठाई दो, तब भी तो आपसे मिठाइयाँ मांगी होंगी उन्होंने? जी जी, मैंने पहले बताया है कि जितने भी अस्पताल के मोड़ हम बाहर जाने तक आए हैं ना, हर मोड़ पे 4-5 बंदे मिले हैं, सबको मैंने पैसे दिए हैं। जितनी मेरी हैसियत थी, जितनी मेरी गुंजाइश थी, सबको मैंने हाथ गर्म किया है, जेब गर्म की है। तो उसके बाद मुझे जाने दिया गया। उसके बाद आपको जाने दिया गया, जी, यानी कि जेबें आपने सबकी गर्म की है? जी जी, सबको दिया। यानी कि आया को भी पैसे दिए, आपके साथ ये सब कुछ होने के बावजूद आपने सबको पैसे खिलाए हैं, यानी कि मिठाई खिलाई है आपने। तो फिर एमएस साहब को चाहिए कि एमएस साहब आप एक हलवाई की दुकान डाल लें अपने अस्पताल के बिल्कुल सामने, और एक अच्छा सा अपने नाम का बोर्ड लगाएं, और जो भी आपका पेशेंट आएगा आप अपने अमले को बोले कि भाई उस मिठाई की दुकान से, सामने एमएस साहब की शॉप है, वहाँ से आप मिठाई लेकर आए, तब आपका बच्चा सही सलामत यहाँ से जाएगा या आपका इलाज होगा। ये बदतमीज़ी का जो रुझान है हमारे माशरे में, ये बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे तो तब भी आपसे पैसे मांगे जाएंगे। ये बात मेरे भाई आपने नहीं बताई कि गाड़ी खड़ी करने के भी पैसे मांगे जाते हैं। जी जी, बाइक खड़ी की थी हमने, उसके दीवार के ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन हमसे 40 रुपये वसूल किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया, आप गए वहाँ पर, आपने एडमिट करवाया, फिर बच्चा भी चेंज हो गया, आपने मिठाई नहीं खिलाई तो आपका बच्चा चेंज हो गया, ऐसा ही है? जी, ऐसा ही हुआ। आप मुझे ये बताएं कि अभी आप बच्चा लेकर घर आ गए, तो फिर जाहिर है वो लड़की थी, आपका बेटा हुआ था बकौल आपके कि भाई हमारा बेटा चेंज हुआ है, हमें बेटी थमा दी गई है। उसके बाद फिर आप कहाँ कहाँ गए, किस किस से फरियाद की और कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाया आपने? जी, मैं सबसे पहले आपको पहले भी बताया कि अहमद साहब के पास गया हूँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने इस मामले को मामूली सा समझ के, आम सा मामला समझ के मुझे टाल दिया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास गया हूँ, उनके पास एप्लीकेशन जमा कराई है, उनके दफ्तर में गया हूँ, मुझे उनके साथ मिलाया भी गया। पेश आए आपके साथ वो ब्यूरोक्रेट साहब जो सेक्रेटरी हेल्थ थे, वो उनका रवैया क्या था, ज़रा बताएं? उनका रवैया इतना अच्छा था कि उन्होंने मुझे 5 मिनट तो बड़ी दूर की बात है, मेरी 2 मिनट भी बात खड़े खड़े निपटा दिया आपको? खड़े खड़े निपटा दिया। ये कैसे हो सकता बच्चा चेंज, इसमें एमएस का क्या कसूर है? मैं कहा सर एमएस के अंडर हॉस्पिटल आता है और किसका कसूर? अच्छा, उन्होंने वकालत शुरू कर दी थी? जी जी, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं है, मुझे कोई डायरी नंबर नहीं दिया, मुझे ये नहीं बताया कि आपसे कब रब्ता किया जाएगा। 3 दिन गुजर गए हैं, अभी तक मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया। अच्छा। इनके बाद मैं अच्छा, यानी कि सेक्रेटरी हेल्थ ने आपको खड़े खड़े ही निपटा दिया, आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा और आपकी बात पूरी सुनी भी नहीं उन्होंने? जी जी, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं उनके सामने दफ्तर है सीसीपीओ साहब का। अच्छा। सीसीपीओ साहब का मैं पेश हुआ हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरी बात सुनी है, उन्होंने ये मेरी जो एप्लीकेशन है ये एसपी सिटी को मार्क की है। अच्छा। एसपी साहब ने मुझे शाम के टाइम बुलाया, उन्होंने मेरी बात सुनी है। उन्होंने ये दरख्वास्त मुतलका थाने को सेंड की है, लेकिन अभी तक उसमें कोई पेश रफ्त नहीं हुई। अच्छा। मुझे बुला के मुझसे मेरा मौक़िफ़ लिया गया है। अच्छा। लेकिन अभी तक मुझे किसी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। ये खुशखबरी है। ये आपका मौक़िफ़ किसने लिया था? मेरा मौक़िफ़ एएसआई साहब ने लिया है। एएसआई का नाम क्या है और कौन से पुलिस स्टेशन का है? जी, थाना टिब्बी सिटी से मेरे अनवार साहब है, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं अब हम अस्पताल भी जाएंगे, उधर भी सारी इंक्वायरी करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आपने एप्लीकेशन थ्रू सीसीपीओ दी थी और वहाँ से आनी थी पुलिस स्टेशन? जी जी, ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तो आपको कॉल आई थी, वो एप्लीकेशन आ गई है आपकी? बात जो एएसआई से बात हुई है? जी जी, एप्लीकेशन आ गई है मेरी थाने में। थाने में आ गई आपकी? जी जी, ऐसे ही है। ठीक है। उसकी रिसीविंग है आपके पास? आपके पास पड़ी हुई, लेकर आए आप? जी जी, मेरे पास है। ये दिखाएं ज़रा, स्क्रीन में दिखाएं ज़रा। जी जी, दिखाएं ज़रा। इसकी अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, यानी कि ये एप्लीकेशन अभी ज़ेरे समात है पुलिस स्टेशन में। हो सकता है आपकी जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में जो आपकी दरख्वास्त है वो किसी टोकरी में पड़ी हो या फाड़ कर फेंक दी हो, क्योंकि ये मिठाई का जो रवाज है ये सिर्फ अस्पतालों में नहीं है, ये पुलिस स्टेशनों में भी है। अगर आपके फ्रंट जेब पर 1000 या 5000 का नोट उनको नज़र नहीं आएगा तो आपकी एप्लीकेशन का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है।
यानी कि रवाज ही नहीं है, सिर्फ कायदे आज़म का रवाज है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, पैसा चलता है, हरे नोट चलते हैं, जिसके ऊपर कायदे आज़म की तस्वीर हो वही नोट चलेगा। तब आपकी FIR भी दर्ज होगी, तब आपकी सुनवाई भी होगी, तब आपको बिठाया भी जाएगा, आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे और इंसाफ देने के लिए आपके घर तक आएंगे। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? ये फारूक जो मेरे साथ बैठा है ये कहाँ जाए? ये किससे फरियाद करे? इसके पास तो पैसे भी नहीं है। ये मेहनत मजदूरी करता है, अपने घर अपने बच्चे पालता है, ये मिठाइयाँ पूरी करे कि अपने लिए इंसाफ ढूंढ, ये तो मिठाइयाँ पूरी कर रहा है। अस्पताल वालों के तो पेट इस मेरे भाई ने भर दिए, अंदर जाने से लेकर वापस आने तक सबके पेट भरे हैं। लेकिन अब बारी आ गई है पुलिस स्टेशन की। अब पुलिस स्टेशन वालों के पेट भरे जाएंगे, उनकी जेबें हरी नीली होंगी तो इस भाई को इंसाफ मिलेगा, नहीं तो ये बेचारा सारी उम्र ऐसे ही सड़कों पर जलील होगा। मेरे भैया मुझे ये बताएं, आप अगर पुलिस स्टेशन गए थे तो आप खाली हाथ गए थे? पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन अभी तक वो मामला आया नहीं इस नौबत पे कि अच्छा, पैसे मांगे। आपको लगता है कि ये मामला आएगा? लगता तो ऐसी है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतने पैसे खर्च कर सकूं। अच्छा, क्योंकि जाहिर है कि मैं अगर इतना साहबी हैसियत बंदा होता तो फिर मैं प्राइवेट करवा लेता। एप्लीकेशन कब की आ गई है जी पुलिस स्टेशन में, ये जरा बताएं। कल की आ गई हुई है। कल की आ गई है, यानी कि IG साहब ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन को निपटाएंगे और उसको चेंज करेंगे FIR की सूरत में। यानी कि 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक इस फारूक भाई की एप्लीकेशन वैसी की वैसी पड़ी हो। क्या पता वहां पर है भी या नहीं, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर 5000 का नोट नहीं था, वो खाली एप्लीकेशन थी। अगर उसके साथ नोट अटैच होता तो इस मेरे भाई की FIR अब तक इसको कॉल आ चुकी होती, उसी साहब की जिसने इसकी बात सुनी थी। मेरे भाई ये कहानी अस्पताल की भी है, ये पुलिस स्टेशन की भी है, ये तमाम सरकारी इदारों की ये कहानी है जो आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। मेरे भाई आप मुझे बताएं, आप पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ आपकी बात भी सुन ली, इसके बाद आप हेल्थ कमीशन के ऑफिस भी गए हैं, वहाँ पर क्या बना? जी, मैं वहाँ पे भी एप्लीकेशन लेके गया हूँ, उन्होंने मेरी दरख्वास्त रख ली है। 3 दिन हो गए इस बात को भी। अच्छा, 2 दिन, सॉरी, कल मैं गया हूँ। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक मुझे फोन वहाँ भी मिठाई लेकर जानी थी ना मेरे भाई। जब आपको लगता है कि आप बीमार शख्स को, अपने मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे हैं और इन लोगों को शर्म नहीं आती कि भाई इस शख्स के साथ मरीज है, और वो जब आपसे मरीज के सामने पैसे मांगे जा रहे हैं तो फिर अस्पताल क्या, थाना क्या, और फिर सरकारी पब्लिक हेल्थ कमीशन ऑफिस क्या, फिर सेक्रेटरी हेल्थ क्या? ये तो रवाज है मेरे भाई। नेक्स्ट टाइम मेरे भाई आपने पैसे जेब में रखने हैं। अगर आपको इस माशरे में इंसाफ चाहिए तो पैसे जेब में रख के, काटन का सूट पहनकर फ्रंट वाली जेब में आपके पैसे नजर आने चाहिए, तब आपकी कार्रवाई भी होगी और आपको इंसाफ भी मिलेगा। पब्लिक वालों ने भी आपकी बात नहीं सुनी, हेल्थ केयर कमीशन वालों ने? नहीं, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी। एप्लीकेशन ले लिया, उन्होंने ये कहा कि पीर वाले दिन हम देखेंगे। अच्छा, आगे डाक के जरिए जाएगी, यानी उन्होंने तो इस मामले को देखा ही नहीं ना। अच्छा, एप्लीकेशन सिर्फ वसूल की है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सूबाई जो वजीर है। अच्छा, वजीर साहब के पास भी गए हैं आप? जी, मैं उनके ऑफिस भी गया हूँ। अच्छा, उनके ऑफिस सबसे पहले तो मुझे ये टाल के भेज दिया गया कि वजीर साहब 20-20 दिन यहाँ आते ही नहीं, आपकी एप्लीकेशन तो फट जाएगी जहाँ पड़ी। ठीक है, आप इसको वापस ले जाएं। अच्छा, वहाँ तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, वजीर साहब का ऑफिस है, जाहिर है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया होगा। फिर मैंने अपने भाई से रब्ता किया, उन्होंने कहा कोई मौजूदा जो बंदा है उनके साथ बात करें। ठीक है, उनसे कोई डायरी नंबर लेके आए। फिर मैं दोबारा गया हूँ, फिर 2-3 साहब आए हैं नमाज पढ़ के, खाना खा के। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इसकी तहकीक करते हैं। उन्होंने 1-2 डॉक्टर से पूछा है। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आपने वो जो इनकी ऐप चलती है, इनकी जो हेल्पलाइन है, उस पर आपने कॉल की थी? इनकी हेल्पलाइन पर कॉल नहीं की मैंने। मरीम नवाज साहब की जो हेल्पलाइन है, जिस पे उन्होंने नंबर दिया है कि इस पे आप कंप्लेन करें, नहीं, जिस पर आप डायरेक्ट जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वो तो नंबर मैं सुबह से लेके शाम तक 4 दिन से मिला रहा हूँ, वो नंबर अटेंड। अच्छा, वो नंबर अटेंड नहीं हो रहा? नंबर ही नहीं अटेंड हो रहा, वो मेरा बैलेंस उड़ के ना। अच्छा, मैंने कॉल करनी बंद कर दी है कि इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, इस पर मेरे भाई फारूक ने अपनी कहानी सुनाई, अभी सुना भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद है हमारे क्राइम रिपोर्टर लाहौर से इमरान शमसी साहब। इनसे हम बात करेंगे इसी हादसा में इसको कहूँगा, मैं इसको खबर क्या कहूँ, ये तो हादसा है, इस पर हम बात करेंगे। शमसी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी। तो मुझे बताइएगा सर, ये इस भाई के साथ जो 2 नवंबर को वाक़या पेश आया सरकारी अस्पताल में, और ये कहानी मिठाई से शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, मिठाई ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन इस भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा। आपकी MS साहब से बात हुई है? अस्पताल आप गए हैं? आप इस मामले को थोड़ा सा हमें थोड़ा क्लियर कर दें। जी, फिलहाल आपको ये बताएं कि ये एक बहुत अलमिया है
कि अभी तक एमएस साहब से कई बार राब्ता भी कर लिया गया है, एमएस साहब को इस चीज से आगाह भी किया गया। उनकी जानिब से ये जो है झूठ मूठ के वादे और झूठ मूठ की बातें ही सुनने को सामने आती हैं कि वो लाहौर में है, लाहौर से बाहर है, वो मीडिया को फेस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की जानिब से उनको इजाजत नहीं है। लोगों का यहाँ पे कबाड़ा हो गया है, उनकी औलाद को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन एमएस साहब की जो सैरो तफरी है भाई वो मुझे खत्म ये नहीं हो बताएं रही। इमरान भाई, तो कौन करेगा फिर ये मसाइल के जो मसाइल बन रहे हैं, ये फेस कौन करेगा, इसका हल कौन निकालेगा, जवाब कौन देगा? अगर एमएस ही नहीं मिल रहा, उसने ये अगर सलेमानी टोपी पहन रखी है तो फिर वो नजर ही नहीं आ रहा, तो फिर ये मामला कैसे हो रहे हैं? और ये जो अस्पताल के अंदर जो गपले चल रहे हैं, जो मिठाइयां मांगी जा रही है, मरीजों से मिठाइयां मांगी जा रही हैं, इसको फेस कौन करेगा? किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें? सीएम पंजाब की जानिब से एक सेल बनाया गया है, जिसके ऊपर सीएम पंजाब का ये दावा है कि वो सेल 24 घंटे जो अवाम की खिदमत करेगा, चाहे वो पंजाब पुलिस के सताए हुए अवाम हो, चाहे वो डॉक्टरों को सताए हुए अवाम हो, चाहे वो किसी भी महकमे के सताए हुए अवाम हो, उनके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगा, उनका हेल्पलाइन जो है। लेकिन आपको बताएं कि फारूक की जानिब से भी कई बार हेल्पलाइन को कॉल किया गया और एमएस की जानिब से और एमएस के सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से इसको कई बार राब्ता करने की कोशिश किया, लेकिन उनका जो है वो ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ अमल है, ना कि वो किसी कार्रवाई को अमली जामा बना सके। आपको ये बताएं कि फारूक जैसे कई जो लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे हॉस्पिटल्स पे जो है ऐसे वाकयात के बैंड चढ़ते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं दिया जाता, उनके साथ ज्यादती से ज्यादती की जाती है। आपको ये बताएं कि जो पंजाब पुलिस की जो यहाँ पे सीसी पे लाहौर ने मार कर दी, थाना के अंदर चले गया। अच्छा। ये जब तक से ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जो है आपस में एक होने का खत्म नहीं होगा, ना ही फारूक को इंसाफ मिलेगा। शमसी मुझे एक बात बताएं, आप गए हैं हॉस्पिटल, आपने अस्पताल का नक्शा खींचा, आपने डॉक्टर से आपने मुलाकात की है, नर्सिस से मिले हैं, इस केस को लेकर आप सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस गए? थोड़ा सा मुझे रिस्पांस बताएं, कितना रिस्पांस? जी बिल्कुल, हम जो है एजीएन की टीम जो है मुकम्मल तौर पे लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल गए हैं, जहाँ पे एमएस जो है वहाँ पे मौजूद ना थे। अच्छा। और जो डिप्टी एमएस थे, उनकी जानिब से ये कहना था कि हम किसी भी किस्म का ना कोई बयान दे सकते, ना ही बात कर सकते, एमएस साहब आएंगे वो ही बात करेंगे। अच्छा। और उसके साथ हमने जो उनसे ये केस के बारे में डिस्कस की, उन्हें एमएस साहब आएंगे वो ही बात करेंगे। बारहा यही डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर से मिले थे जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेट किया? जी, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, ना एमएस अवेलेबल था, डीएमएस अवेलेबल था, लेकिन वो कोई भी बयान देने से कासिर था। उसका ये कहना था कि जब तक हमारे एमएस साहब नहीं आएंगे, हम किसी भी किस्म का ना बयान दे सकते हैं, ना डॉक्टर से शमसी भाई, आपने वार्ड के हेड से राब्ता किया था? अगर नहीं किया तो आगे चल के करना चाहिए। आपको ये बताएं कि एमएस जो मेन जो सुपरिटेंडेंट है इसका हॉस्पिटल का, उसकी जानिब से ये रिस्पॉन्स है कि वो बात नहीं कर सकता, तो बाकी वो जो डॉक्टर जो वार्ड का हेड होगा, हाँ, वो बात क्या करेगा। लेकिन वहां पे जो नर्सिस के जो हेड है, उनसे बात करने की कोशिश की है, कोई बात करने पे क्या पता शमसी, अब क्या पता ये जो ऑपरेट किया है ये नर्स ने किया है कि डॉक्टर ने किया है, ये भी चीज क्लियर नहीं है। ये भी तो आप देखिए ना कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में 2006 से लेकर अब तक तजर्बे किए जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं, उनकी इतनी वहाँ पे उनकी कमी है कि वहाँ पे जो न्यू डॉक्टर्स हैं जो अभी ट्रेनिंग में होते हैं, हाँ, उनको भी वहाँ पे उनकी भी खदमात ली जाती हैं। अच्छा। क्योंकि वो पहले टेस्ट उनसे ही करवाए जाते हैं, इवन के वहाँ पे जो ऑपरेशन। ये तो हमारे हर अस्पताल की कहानी है ना सरकारी, ये तो तस्वीरें हमारे पास आती रहती हैं, माजी में भी आई हैं, हाल में भी आती रहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फारूक मेरे भाई का क्या बनेगा? एमएस आपको मिल नहीं रहा, सेक्रेटरी हेल्थ के पास आप गए, वहां पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये फारूक अब ये बेचारा पुलिस स्टेशन भी गया है, सीसीपी ऑफिस भी गया, तो पुलिस भी इसकी बात नहीं सुन रही मेरे भाई। तो ये मिठाई का जो रवाज है, ये तो यकीन करें, अब ये किसके पास जाए मिठाई लेकर, मुझे ये बताएं। ये एजीएन न्यूज के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह
फरूक को हम इंसाफ दिलवाएंगे। जहां तक हमारा ये एजीएन न्यूज का प्लेटफॉर्म है, इससे ये जो हर गरीब गुरबा और हर जालिम के खिलाफ जो है आवाज उठाता है, हम अपने एजीएन न्यूज के जो प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला इसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह की मर्जी, हम इसके एफआईआर भी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेन जो बात है बच्चा तब्दीली की, वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएंगे, एक मुकम्मल कमीशन बिठाएंगे, जो कि इसकी जो डॉक्टर और पुलिस की एक मुतफिका टीम होगी जो इस चीज की इंक्वायरी करेगी, जो इसको मुकम्मल तौर पर अमली जामा पहनाएगी। उसके बाद जाके इसके ये साबित होगा, क्योंकि इस वक्त मुबैना तौर पे, हम इसको कहेंगे मुबैना तौर पे, मुबैना तौर पे फरूक की जानिब से ये कहा गया है कि उसकी बेगम ने ये सुना कि उसके घर बेटा पैदा हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इमरान, अगर आप दोबारा हॉस्पिटल गए तो एक पॉइंट है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद एक फॉर्म फिल किया जाता है कंप्यूटराइज, उस फॉर्म के ऊपर बाकायदा मेल बेबी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको दिखाऊं इस पेपर के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेल बेबी लिखा हुआ है और इसको कट करके अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बाकायदा इसके ऊपर एफ अपनी तरफ से लगाया गया है, यानी कि फीमेल बेबी लिखा गया है अस्पताल वालों की जानिब से। और ये पेपर जो है ये बच्चा पैदा होने के बाद ये थमा दिया जाता है और प्रेस्क्रिप्शन यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है उस मरीज को जो एडमिट होता है वहां पर, जिसको डिस्चार्ज किया जाता है। उसके बाद ये पेपर दिया गया और पेपर के ऊपर मेल लिखा हुआ है, मेल बेबी लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने काट कर बाकायदा फीमेल लिख दिया है कि भाई आपका तो मेल गलती से लिखा गया है, ये तो फीमेल है। तो ये एक पॉइंट है। अगर शमसी अगर आप जाओ तो इसकी फोटोकॉपी जरा अपने ये आप लेके जाइएगा जरा दोबारा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हमारे पास इस चीज की स्लिप है, जो कि पहली स्लिप दी गई थी, जिसके ऊपर जो है इसको जो है बेटा लिखा गया था। उसके बाद जो है इसको फीमेल किया गया, जो कि इससे जो मेल वाली स्लिप थी वो ले ली गई और बाद में इसको फीमेल वाली स्लिप जो थामी गई। ठीक है, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे शमसी, ब्रेक से वापस आकर इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे। तो अभी एक ब्रेक का टाइम लेते हैं।